कक्षा 8 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आपके जो 29 तारीख को पेपर होने वाला है गणित का पेपर, उसके लिए आप बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे होंगे। आपका ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जिन भी बच्चों के जो 29 तारीख को गणित का पेपर है तो वो बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और जिन भी बच्चों को जो गणित में 80 में से 80 का स्कोर करना है वो इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो बच्चे इस वीडियो को अच्छे से समझ लेगा उसकी मेरी गारंटी है कि आपके जो 80 में से जो 80 का स्कोर वो आप परीक्षा में प्राप्त करेगा। और सेम आपका जो पेपर पैटर्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, हूबहू एटजली सेम टू सेम आपके जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और मैं उन सभी बच्चों से कहता हूं कि अगर आपको जो यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं मिलता है तो आप वीडियो यहाँ से बंद कर दें, और फ़ायदा उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिन बच्चों ने जो वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है। तो वही बच्चे जो 80 में से 80 का जो स्कोर है वो कर पाएंगे, और आपका जो टैबलेट लेने का सपना है इस बार उसको आप पूरा कर पाएंगे। अगर आप जो बाकी विषय में जो आपके जो 70 से 75 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप आराम से जो 70-75 के लगभग आपके जो स्कोर हो रहा है तो लगभग आप जो टैबलेट की दौड़ में आप जो शामिल हैं। फिर बाद की बात है आपकी जो एग्जामिनर आपको कितने नंबर देता है। लगभग अभी आपका जो स्कोर है वो 80 में से जो 70 से 75 के बीच में बैठ रहा है, या फिर उससे भी अच्छा स्कोर आपके आ रहा है, तो आप आराम से जो आप टैबलेट लेने की दौड़ में हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके गणित के पेपर की। तो गणित का मैं आपको पूरा पेपर समझाने वाला हूँ जो आपके बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। तो बोर्ड की ओर से जो आपका पेपर आए हैं उसको मैं आपको पूरा सॉल्व करवाने वाला हूँ, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी अपने ऐप के ऊपर। ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और ऐप के अंदर आपको जो टेस्ट भी उपलब्ध है तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। और मैं आपको पूरी तैयारी करवाने वाला हूँ गणित का पेपर की। आपको कोई सी भी प्रश्नावली समझनी हो तो आप ये इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता देना कि आपको कौन सी प्रश्नावली समझ में कम आती है या कम आ रही, तो मैं उसका वीडियो सोल्यूशन आपके अपलोड कर दूंगा। लेकिन अपना सपना है इस बार जो टैबलेट लेने का है, तो आपको गणित में भी 80 में से 80 का स्कोर करना पड़ेगा। और आसान है बच्चों, आप थोड़ी सी मेहनत और करेंगे तो आप जो गणित में भी 80 में से 80 का जो स्कोर है वो कर पाएंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका सपना है इस बार टैबलेट प्राप्त करने का और अच्छा स्कोर करने का। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं जो केवल जो इधर उधर घूमते रहते कि मुझे असली पेपर मिल जाए, तो वो बच्चे इस वीडियो को ना देखें तो ही अच्छा है। तो ये पेपर उन्हीं बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा जिनको जो स्कोर 80 में से 80 का करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और आपको जो मैं इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में आने वाले प्रश्न हैं उनको सॉल्यूशन इसमें करवा देता हूँ। तो आइए बच्चे वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं आपको जो गणित का पूरा पेपर यहाँ पे सोल्व करके बताता हूँ। पहले आपके जो 1 से लगा के 8 तक के MCQ आएंगे, अब असद आने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो के दौरान जो भी आपसे प्रश्न पूछता हूँ उन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। और मैं आपकी इस वीडियो में आगे कुछ बच्चों के नाम भी आपको बताने वाला हूँ जिन्होंने जो पिछले वीडियो में बहुत ही शानदार कमेंट किए थे और सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे, तो उन सभी बच्चों का नाम भी आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपका भी नाम है जो आपको अगले वीडियो में लिया जा सके। तो पहले प्रश्न को हम सबसे पहले सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तस्मक क्या है? द एडिटिव यूनिवर्स ऑफ एन रेशनल नंबर। तो आपको उसमें योज्य तस्मक एडिटिव यूनिवर्स बताना है रेशनल नंबर का। तो सबसे पहले तो आपको जो ये ध्यान में रखना है कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले रेशनल नंबर के बारे में बताता हूँ कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो वे संख्या है जिसको अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है उसको अपन परिमेय संख्या कहते हैं, उसको रेशनल नंबर कहा जाता है। यहाँ पर P और Q के एक इंटीजर होते हैं, ये पूर्णांक होते हैं, तो उन सभी को हम परिमेय संख्या कहते हैं जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें आपके जो पूछा जा रहा है कि योज्य तस्मक क्या होगा। योज्य तस्मक का मतलब ऐसी संख्या बतानी है, ऐसा नंबर बताना है। तस्मक का मतलब वही आ जाए। तस्मक का मतलब क्या आ जाए? तस्मक का मतलब वही आ जाए, ठीक है। तस्मक का मतलब वही का वही, ठीक है, ऐसे याद कर लो। तस्मक का मतलब क्या होता है? वही का वही, सेम टू सेम आ जाए, ठीक है। तो योज्य तस्मक, योज्य का मतलब होता है योग, योज्य का मतलब क्या होता है? योग। तो आपको क्या करना है, ऐसा क्या नंबर जोड़े परिमेय संख्याओं में कि आपके योग का मतलब जोड़ना, तो ऐसा क्या नंबर जोड़े परिमेय संख्याओं में कि वही का वही नंबर आ जाए। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या में एक अंक ऐसा है जो जोड़ने पर वही नंबर आ जाता है। जैसे आपके A है, तो A में क्या जोड़े कि वापस आपको A मिल जाए, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 0 जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो 0 लिखा है वो किसी भी परिमेय संख्या का योज्य तस्मक होता है। तो याद रख लेना, योज्य तस्मक क्या होता है? 0 होता है। किसी भी परिमेय संख्या का जो योज्य तस्मक है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। याद रखें, ऑप्शन बी वाला इसका जो करेक्ट आंसर वो रहेगा। ये तो आगे आपके कितना है, योज्य तस्मक आपके 0 आ जाएगा। फिर आपके आ जाए इसमें आपके गुणन तस्मक, गुणन तस्मक, ठीक है। तो गुणन तस्मक क्या आ जाए? तो फिर आएगा आपके गुणन तस्मक, ठीक है, गुणन तस्मक। तो गुणन तस्मक में आपको ये बताना है कि जैसे मान लो कोई एक परिमेय संख्या है A या A/B है, तो अब इसको किससे गुणा करें कि वही का वही नंबर आ जाए, वापस हमें A/B ही मिल जाए।
तो किसी भी संख्या को एक नंबर ऐसा है जिससे गुणा करने पर वही नंबर आ जाता है, आप सभी को पता है। और वो आपके दिमाग में भी आ भी गया, आपने जो अभी वो जो आपके दिमाग में बिल्कुल सही है, वो नंबर आपके एक आया। अभी आपके दिमाग में क्या आया, एक आया, कि एक को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही नंबर आपके आता है। तो आपके मल्टीप्लिकेटिव जो आपके इनमें आ जाए इन्वर्स, तो इसमें आपके तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है, तो गुणन तत्समक जो गुणन आइडेंटिटी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो आपकी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक है, इसका उत्तर आपकी क्या करना है, एक करना है। योज्य तत्समक 0 होता है और गुणन तत्समक आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको एक करना है। ठीक है, इसमें आपके उत्तर क्या आएगा, गुणन तत्समक का उत्तर एक आएगा। ये क्वेश्चन आपकी जो परीक्षा में पूछा जाएगा कि गुणन तत्समक बताइए, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन तत्समक बताइए, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि रेखिक समीकरण के हल होते हैं। तो रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के कितने हल होते हैं, तो आपकी सॉल्यूशन बताना इसमें। तो जो रेखिक समीकरण होता है उसकी घात कितनी होती है, इसकी पावर कितनी होती है, इसकी जो पावर होती है घात वो एक होती है। अब देखो, जिस समीकरण की जितनी घात होती है उसके उतने ही हल प्राप्त होते हैं। तो आपके रेखिक समीकरण की घात एक है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी कितना होगा, केवल एक ही होगा। तो इसके हल कितने आएंगे, केवल एक आएंगे। तो ओनली वन सॉल्यूशन इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा। ये अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, देखिए क्वाड्रेटिक का मतलब आपके द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण की घात 2 होती है और उसका जो सॉल्यूशन होता है वो भी आपके 2 आते हैं। तो ये आपके रेखिक समीकरण है, तो रेखिक समीकरण की जो घात है वो 1 होती है, तो इसका सॉल्यूशन भी आपके 1 ही आएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर है आपके 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। इनमें आपको ये बताना है कि कौन सी जो लाइन कह रखी है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये कह रहे हैं कि सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो देखो, सभी आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते, सभी आयतों को वर्ग नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ, इस प्रश्न को कैसे करना है। तो जैसे ये आयत है, तो क्या इस आयत को हम वर्ग कह सकते हैं, इस आयत को वर्ग नहीं कह सकते, लेकिन वर्ग को हम आयत कह सकते हैं। ठीक है, इस वर्ग को हम आयत कह सकते हैं। क्यों कहेंगे, देखो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखो ये एक वर्ग है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है, तो इस वर्ग को तो आयत कह देंगे, लेकिन इस आयत को वर्ग नहीं कह सकते। तो सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। सारे के सारे वर्ग आयत होते हैं, सभी के सभी जो आयत वर्ग नहीं होते हैं। ये तो होता है लेकिन ये वाला नहीं होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। फिर आपके सेकंड वाला है इसमें आपके कि सभी वर्ग जो होते हैं वो समांतर नहीं होते, समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो वर्ग जो होगा उसमें समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। इसका मतलब ये भी गलत है, ये कह रहा है कि आपके समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो समांतर चतुर्भुज होता है, जो वर्ग होता है वो समांतर चतुर्भुज भी होता है। आयत समांतर चतुर्भुज होता है तो वर्ग भी समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये भी आपके गलत हो जाएगा, ये कह रहा नहीं है तो फिर आपके ये गलत हो जाएगा। सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं, हाँ ये बिल्कुल सत्य बात हो जाएगी कि सभी के सभी जो वर्ग होते हैं वो आपके जो ट्रेपेजियम होते हैं। ठीक है, जो सारे के सारे स्क्वायर होते हैं वो सारे के सारे ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज होते हैं। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि कोई भी एक जोड़ा समांतर होता है, वो पैरेलल होता है। कोई भी एक जो पेयर होता है लाइन इसमें साइड का, वो आपके इसमें पैरेलल होता है। तो ये वाला देखो इसके समांतर है, तो आपके ये फिर आपके क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज भी हो जाएगा। तो वर्ग आयत भी होता है, वर्ग आयत भी होता है, वर्ग इसमें आपके समांतर चतुर्भुज भी होते हैं, वर्ग समलंब चतुर्भुज भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 स वाला उत्तर इसमें आपके करेक्ट आंसर रहेगा। मैं आपको कुछ जैसे यहाँ पे डायग्राम बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। जैसे एक तो आपको याद कर लेना है वर्ग, एक तो हो जाएगा वर्ग, एक हो जाएगा ये आयत, और ये हो जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज, और ये हो जाएगा आपका समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समलंब चतुर्भुज। तो ये तो हो जाएगा आपका वर्ग, ये हो जाएगा आपका आयत, और ये हो जाएगा आपके समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज, और ये हो जाएगा आपका समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। और फिर आपके इसमें जो वर्ग होता है, देखो वर्ग आयत होता है। ठीक है, वर्ग समांतर चतुर्भुज भी होता है, वर्ग समलंब चतुर्भुज भी होता है। तो ये सही बात है, लेकिन इसका उल्टा आ जाए इधर, तो इधर आपके उल्टे संभव नहीं है। आयत ठीक है समांतर चतुर्भुज भी होता है, आयत समलंब चतुर्भुज भी होता है, लेकिन उल्टा आयत वर्ग नहीं होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर आपके
समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज जो होता है वो आयत नहीं होता है। ठीक है, हर बार समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता है। ठीक है, और वो वर्ग भी हर बार नहीं होता है। ठीक, तो अब मैं आपके कुछ बच्चों के नाम बताता हूँ जिन्होंने यहाँ पर जो पिछले वीडियो में मैंने आपके जो वीडियो बनाया था, एक मॉडल पेपर का वीडियो बनाया था गणित का, उसके अंदर है जो कई बच्चों ने जो कमेंट किए थे और बहुत सारे जो अच्छे अच्छे उत्तर है जो मैं आपके पास बीच में प्रश्न पूछता हूँ उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे कमेंट किए थे। तो आप भी जो इस वीडियो के नीचे जो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ उनके कमेंट करना है, आपका नाम भी आपके अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंस जाट चित्तौड़गढ़ से, और इन्होंने जो कई सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत ही शानदार उत्तर दिए प्रिंस जाट ने भी। मेवराम लोमरोर स्टार गेमिंग। अच्छा, आपके आईडी पे जो नाम है, मैं आपके जो वो नाम लिए मैंने यहाँ पे, मान लो आपका कोई आईडी का नाम अलग हो और आपका नाम अलग है, तो फिर आपको अपना नाम है जो साथ में मेरे को ज़रूर बताना, ताकि मेरे को पता चल जाएगा कि किस विद्यार्थी का क्या नाम है। तो इन सभी विद्यार्थियों ने बहुत ही शानदार कमेंट किए और मैंने जो भी प्रश्न के पूछे हैं उन सभी के उत्तर दिए। एक स्टार गेमिंग है FF47, गोविंद मीणा, कमलेश चौधरी, पूजा योगी, और एक आईडी थी इसमें सगस बाबा म्यूजिक मालका खेड़ा, रेखा गोस्वामी, प्रभुलाल नीनामा, राजकुमार मीणा, और बिरमा देवासी, परमेश्वर राठौड़, भरत शॉर्ट्स, इसके अलावा लाली नायक। और ये बहुत ही शानदार विद्यार्थी, मेरे को लगा कि ये जो स्टूडेंट है लाली नायक, हर वीडियो के नीचे आपको इनके कमेंट मिल जाएंगे और बहुत ही शानदार तैयारी, और इस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए आपको भी। और जैसे प्रिंस ने भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे, इस लाली नायक ने भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, इसी प्रकार से आपको भी हर प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है। वो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और आपकी परीक्षा में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। फिर आपके ही इसमें ये संतोष ठाकुर, बनेश सिंह सिंगल, राजकुमार, कुंदन मेरोठा, हिमजा पटेल, गोपाल जहांगीर, ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने पिछले वीडियो में कमेंट किए थे और मैं आपको इनका नाम यहाँ पे लेकर बता रहा हूँ। और ये अपने राइजिंग स्टार अपने चैनल के, जो कि बहुत ही शानदार तैयारी करते हैं और आपका जो आने वाले जो रिजल्ट होगा उसमें बेहतरीन आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा। जयपाल राठौड़ है, सतीश मीणा है, पवन कुमार हैं, आदित्य पारिक ब्लॉग्स हैं, और विजय गोदारा हैं, जसराज गुर्जर हैं, मोहित हैं, राम किशोर हैं, शॉर्ट्स किंग है, शिवराज सिंह है, लालचंद बुनकर हैं, और सुखराम मीणा है, अनीता मीणा है। ये वो तमाम विद्यार्थी हैं जिन्होंने पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट किए थे, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने बताए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मैं आपसे जो भी प्रश्न पूछूंगा उन सभी के उत्तर आप जो कमेंट करके बताएंगे और आपका जो और अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आपकी जो परीक्षा में शानदार नंबर आपके प्राप्त होंगे। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपका ये कि निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब पूर्ण वर्ग संख्या के लिए आपको थोड़ा सा चीज़ें याद रखनी है। पहले तो आप ये चेक कर लो कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इकाई का अंक का पता करना है। ठीक है, इकाई के अंक को देखकर हम ये बता सकते हैं कि किसी भी संख्या को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहें या फिर नहीं कहें। इसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है उसको देख करके हम ये चेक कर पाएंगे कि कोई सा भी जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है। जैसे आप दो चीज़ आपको याद रखनी है। मैं आपको 1 से लगा के 10 तक के वर्ग बताता हूँ। जैसे वर्ग क्या होता है, आपको पहले तो वर्ग पता होना चाहिए। वर्ग का मतलब उसको उसी से गुणा करना। जैसे 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा। 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग 9 होगा। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 का वर्ग आपके 25 हो जाएगा। और 25 के बाद में 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। 7 का वर्ग कितना होगा, 7 तो 7 49 हो जाएगा। 8 का वर्ग 8 8 64 हो जाएगा। और फिर इसमें आपके 9 का जो वर्ग है 9 9 में 81 हो जाएगा। और 10 का जो वर्ग है वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस संख्या में देखो, ये जितने भी आपके आगे नंबर आएंगे वो अब आपके कितने भी संख्या आ जाए, जैसे आपके 101 आ जाए या 12 आ जाए या फिर 21 आ जाए, इन सभी के वर्ग होंगे वो इन्हीं के वर्ग के ऊपर आपके डिपेंड करेंगे कि उनको आप देख करके ये बता पाएंगे कि ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो 1 के वर्ग के लास्ट में कितना आता है, 1 आता है। चाहे अब आपके 21 हो, चाहे आपके 11 हो, चाहे आपका 31 हो, चाहे आपका 41 हो, जिनके भी लास्ट में 1 आता है उनके वर्ग के भी लास्ट में वापस 1 आएगा, याद रखें इसको। 2 का वर्ग कितना होगा, तो 4 होता है। अब जिसके भी लास्ट संख्या के लास्ट में 2 आता है, चाहे आपके 2 हो, चाहे 12 हो, चाहे आपके 22 हो, चाहे आपके 32 हो, ठीक है, इन सभी के लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 आपको याद कर लेना है। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर आपके 3 का वर्ग, तो 3 जिसके भी लास्ट में 3 आते हैं उनके वर्ग का इकाई का अंक आपके 9 आएगा। चाहे आपके 13 हो, 169 होते 13 के, देखो 9 आएगा। 23 होते तो 529 होता है, इसका भी आपके 9 आएगा। इसी प्रकार से आपके 3 जो होगा लास्ट में तो आपका इकाई का अंक आपके 9 आएगा। जिसके लास्ट में 4 हैं, चाहे आपके 4 हैं, 14 हैं, 24 हैं, 34 हैं, इनके लास्ट में 16 का 6 आता है। ठीक है, तो
4 जिसके भी लास्ट में उसका वर्ग का इकाई का अंक आपके 6 आएगा। इसी प्रकार से 5 है तो 5 का 5 ही आएगा, ठीक है। 5, 15, 25 इन सभी के जो वर्ग का इकाई का अंक वापस 5 ही आता है। 6 का 6 ही आएगा, ठीक है। 6 का, 16 का, 26 का इन सभी की जो इकाई का अंक होगा वापस 6 आएगा, तो 6 का 6 आता है। 7 का 49 आता है, ठीक है। 7 का क्या आएगा, 49 आएगा। 7 के 9 आएंगे लास्ट में, ठीक है। जैसे 7 है तो 49 आ जाएगा। 17 है तो 289 हो जाएगा, तो लास्ट में 9 आएंगे, तो 7 का लास्ट में क्या आता है, 9 आता है। इसके बाद में 18 का या 8 का तो 64 के 4 आएंगे, या फिर आपके 18 हैं तो आपके 324 आएगा। तो जिसके भी 18 है तो 8 है तो लास्ट में आपके 4 आएगा। और 9 के वापस 81 का 1 आएगा, चाहे 1 9 है, चाहे 19 है, चाहे 29 है, इनके लास्ट में 1 आता है। तो ये आपको विशेष तौर पे याद रखनी है। और 10 का जो 0 होगा जिसके लास्ट में, उसके वापस 0 ही आएगा। तो ये कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, कैसे पता करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो इस संख्या में कौन कौन सी संख्या नहीं है। ये जो संख्या दिखाई दे रही है पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो इसमें आपके कौन कौन दिखाई नहीं दे रहा है। देखो इसमें एक तो 0 है, 1 है, और इसके अलावा आपके इसमें क्या है, 4 है। 0, 1, 4, फिर 5, फिर 6, फिर इसमें 7 नहीं। देखो कहीं पे भी आपको 7 दिखाई नहीं दे रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई का अंक होगा उसमें 7 नहीं होगा, और 9 तो होगा, ठीक है। तो ये जो संख्या दिखाई दे रही है, किसी भी संख्या के लास्ट में आपके 0 दिखे, 1 दिखे, 4 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे या 9 दिखे, तो ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अगर इसका इकाई का अंक आपके 0, 1, 4, 5, 6, 9 दिखे तो आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। अगर इसके अलावा कोई दूसरा नंबर दिखे, कौन कौन इसमें नहीं है, एक तो इसमें देखो 2 नहीं है, एक इसमें 3 नहीं है, एक इसमें 7 नहीं है, और एक इसमें 8 नहीं है। तो 2, 3, 7, 8 आप 23, 78 याद कर ले, 23, 78। तो 2, 3 और 7, 8। किसी भी संख्या के लास्ट में 2 है, किसी की संख्या के लास्ट में 3 है, या 7 हैं, या फिर 8 हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी नहीं हो सकता है, वो होगा ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर किसी का, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में ये आता ही नहीं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, और 8 नहीं आता है। तो अब मैं आपको एक बता देता हूँ कि इनमें से कौन से आपके पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखो जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके लास्ट में ये इनमें से कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नंबर होगा तो फिर वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे 1057 है, इसके लास्ट में कितने देखो 7 हैं, इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये आपके दिखाई दे रहा है 7928, लास्ट में 8 है, तो ये भी आपके पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो जाएगी, ठीक है। ये भी नहीं है और ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर आपकी ये 2453, इसके लास्ट में कितना 3 है, लास्ट में 3 है, तो ये भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए लास्ट में क्या क्या होना चाहिए, 0, 1, फिर आपके आएगा ये 4, 5, और फिर आपके आएगा 6 और 9। ये इनमें से कोई नंबर होगा तो उसको अपन पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे, मान से वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। हमेशा तो नहीं होगी लेकिन हो सकती है, तो वो किसी न किसी का वर्ग हो सकता है। तो इसमें देखो ये 1681, अब 1681 के लास्ट में कितना है, 1 है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होती है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो 2, 3, 7, 8 याद करना है, जिसके भी लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपको इसका वर्गमूल का इकाई का अंक पता करना हो या वर्ग का इकाई अंक पता करना हो तो वो आसान है। जैसे किसी के लास्ट में आपके 1 हैं या फिर किसी के लास्ट में 9 है, तो उसका जो वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा, चाहे वो देखो 1 का भी 1 ही आएगा और 9 का भी आपके लास्ट में 1 ही आता है, ये वर्ग करेंगे तो, ठीक है। और किसी के लास्ट में आपके 2 हैं या फिर 8 हैं, तो इसका जो वर्ग करेंगे तो लास्ट का जो अंक होगा वो 4 आएगा, चाहे आपके 2 का भी होगा तो 4 आएगा, और 8 का करेंगे तो भी 64 का 4 आएगा। किसी के लास्ट में मान लो 3 है या फिर 7 हैं, तो इसका जो वर्ग करेंगे तो इसका इकाई का अंक 9 आएगा, चाहे आपका 3 हो या 13 हो या 7 हो या 17 हो, लास्ट में आपके 9 ही आने वाला है। किसी के लास्ट में 4 है या फिर 6 हैं, तो उसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक आपके ये क्या आएगा, आपके 6 आएगा। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि 4 और 6 का ये 6 आएगा, और लास्ट में 5 है तो उसका 5 ही आएगा, और 0 है तो उसका 0 ही आएगा। अच्छा, एक पूर्ण वर्ग संख्या में 0 की बात करें तो 0 जो होता है वो डबल 2 के जोड़े में होना चाहिए, उसी को अपन पूर्ण वर्ग कहेंगे। अगर 0 डबल हैं, 2 0 हैं, तो वो इसमें आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे ये डबल 0, जैसे 400 हैं, जैसे 900 हैं, तो इसमें 0 जोड़े में होना चाहिए, तभी उसको अपन पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। तो देखो इसको कैसे याद करोगे, तो 5 आ जाएगा तो फिर 5 का 5, तो इनको जोड़ने पे, जिनको 2 को जोड़ने पे आपके 10 आ रहे हों,
उनके वर्ग का इकाई का अंक सेम ही आता है। जिनको जोड़ने पे 10 आता है उनके वर्ग का इकाई अंक सेम होता है। जैसे 1 और 9 का एक ही आएगा, सेम हो जाएगा। 1 और 9 10, 2 और 8 10 होते तो इसका वर्ग का इकाई अंक सेम होगा। 3 और 7 इसके वर्ग का इकाई अंक 9 होगा। ठीक है, 10 और इनकी जोड़। 6 और 4 जोड़ने पे 10 आ रहे, इनका वर्ग का इकाई अंक सेम होगा। तो ये ट्रिक है छोटी सी, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आपके गलत नहीं होगा। तो आपको वर्ग वाला जो अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। तो बाकी वर्गमूल निकालना हो तो वापस किसी का वर्ग अगर 1 है इस इकाई का अंक, तो वो इसका वर्गमूल या तो 9 होगा या फिर इसका अंक आपके 1 होगा। 4 है तो 2 और 8 होगा। 9 है तो 3 और 7 होगा। 6 है तो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। 5 है तो 5 या 0 होगा, और 0 है तो या इसका 0 ही होगा। तो ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। अगला जो प्रश्न है उसको हम सोल्व करते हैं, रामानुजन हार्डी सूर्य संख्या। तो आपको अगला प्रश्न ये बताना है कि निम्न में से सबसे छोटी जो हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी हार्डी रामानुजन जो संख्या होती है वो 1729 होती है। कौन सी होती है? 1729। ऐसा नंबर जिसको 2 या 2 से अधिक गण के रूप में, जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है, उसको अपन हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको 2 या 2 से अधिक जो क्यूबिक रूप में लिखा जा सकता है। जैसे ये 1729 है जो कि 1 का गण और 12 के गण का योगफल है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें आपके, ये एक हार्डी रामानुजन संख्या हो जाएगी। ये सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है जिसको अपन 2 संख्या के गणों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो 1 का गण 1 है और 12 का गण है 1728। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1729 हो जाएगा। तो ये इसका जो परफेक्ट आंसर रहेगा 1729। आपको कमेंट करके बताना है कि और कौन कौन सी जो संख्या होती है जो कि हार्डी रामानुजन संख्या में जाने जाती हैं। आपकी किताब में दे रखी है वो संख्या, उसका आपको उत्तर कमेंट करके बताना है। ठीक है, 1729 के अलावा इससे बड़ी और कौन कौन सी जो हार्डी रामानुजन संख्या होती है, कोई 2 उदाहरण आपको जो कमेंट करके बताना है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, आपको गण तो पता होगा। गण क्या होता है? किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करते हैं। जैसे आपको 1 का गण ज्ञात करना है तो 1 को 3 बार गुणा करो, 1 × 1 × 1, तो 1 का गण 1 ही होगा। 2 का गण करना है तो 2 को 3 बार गुणा करो, 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 का गण ज्ञात करना है तो 3 को 3 बार गुणा करो, 3 × 3 × 3, 3 तिया 9 और 9 तिया कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो 9 तिया 27। आपको 4 का गण ज्ञात करना है तो 4 को 3 बार गुणा करो, 4 × 4, तो 4 चौक 16 और 16 चौक कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। देखो 64 एक ऐसी संख्या है जो किसी का वर्ग भी होती है और किसी का गण भी होती है। इसी प्रकार से ये 1 है, तो एक ऐसी संख्या जो किसी का वर्ग भी है और किसी का गण भी है। तो ये आप कमेंट करके बताओ कि 64 किसका वर्ग है। 64 का वर्गमूल कितना होता है, कमेंट करके आपको बताना है। ये वर्गमूल का निशान होता है, अंडर रूट जो होता है वो वर्गमूल का निशान होता है, और ये स्क्वायर रूट है, और इसके अंदर 3 लिखे होते हैं, ये क्यूब रूट हो जाता है। ये आपके क्यूब रूट है, इसमें आपके 3 के जोड़े बनाते हैं, इसमें 2 के जोड़े बनाते हैं। तो इसमें आपके 4 का गण 64 हो जाएगा। और फिर आपको नेक्स्ट देखना है 5 का, तो 5 का गण देखना, तो 5 को 3 बार गुणा करेंगे, 5 × 5 × 5, ये कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो मैंने जैसे आपके ये बताया नहीं, ये 5 तक गण, वैसे ही आपको 6, 7, 8, 9 और 10 का, इन चारों पाँचों को संख्या जो दे रखी मैंने आपको, इनका गण आपको कमेंट करके बताना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको गण वाला सिस्टम अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और एक आपको कमेंट करके बताना है कि 1331 जो है वो किसका गण है। ठीक है, 1331 किसका गण है वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 5 मीटर का आपको 10 किलोमीटर के साथ में अनुपात ज्ञात करना है। तो जो से जो आता है वो नीचे लिखा जाता है और का जो होता है वो ऊपर लिखा जाता है। तो इसमें 5 मीटर तो लिखेंगे ऊपर, 5 मीटर लिखेंगे ऊपर, और 10 किलोमीटर लिखेंगे नीचे, 10 किलोमीटर लिखेंगे नीचे। देखो जब भी आपको अनुपात निकालना हो तो ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। ये मीटर में तो ये भी मीटर में होने चाहिए, या फिर ये किलोमीटर में तो ये भी आपके किलोमीटर में होना चाहिए। तो दोनों को हम एक ही साथ लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। तो आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। तो 10 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा? 10,000 मीटर हो जाएगा। तो 5 मीटर और बटे में आपके हो जाएगा 10,000 मीटर। 10,000 के ये संख्या हो जाएगी मीटर। अब इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो ये 5 के पार से काट देंगे, 5 एक बार कटेगा, और इसमें 10 कट जाएगा 2 बार, और इसके 3 जीरो और लग जाएगा। तो ऊपर तो कटा 1 बार और नीचे कटे 2000 बार। तो इसका जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा,
1:2000। ऊपर वाली संख्या पहले लिखते हैं और नीचे वाली संख्या बाद में लिखते हैं। जैसे मान लो 1/2 है तो इसको अनुपात में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1:2 लिखेंगे ऐसे। 3/4 है तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4 होगा। यह 4/3 है तो इसका अनुपात हो जाएगा 4:3। ऊपर वाली पहले लिखते हैं और नीचे वाली बाद में लिखते हैं संख्या अनुपात में। ये भी आपको ध्यान रखनी। जैसे मान लो 5:4 है तो इसको क्या लिखेंगे, 5/4 लिखेंगे ऐसे। तो इसका उत्तर आपके कितना आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये आपके दे रखा है आपके ये बी वाला ऑप्शन है 1:2000। ये इसका जो करेक्ट आंसर वो रहे। तो अनुपात का मैं आपके एक प्रश्न पूछता हूँ कि एक टोकरी में है जो एक टोकरी में 5 संतरे, कितने संतरे हैं, 5 संतरे। एक टोकरी में कितने संतरे हैं आपके, 5 संतरे हैं। तो 1 मिनट इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। एक टोकरी में 5 तो संतरे हैं, क्या है, संतरे हैं, और 15 सेब हैं। सेब कितने हैं, 15 हैं। तो आपको क्या करना है, संतरों की संख्या का सेब की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। संतरों की संख्या का सेब की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। इसका जो अनुपात है वो कितना आएगा, कमेंट करके आपको आंसर देना है। अगला प्रश्न है फिर आपके ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि -4p इसको गुणा करना है और 7p का आपको गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर -4p और 7p का क्या करना है, गुणनफल करना है। तो हम क्या करेंगे, ये -4p है, इंटू में 7p लिखेंगे। क्या होता है इसमें कि संख्या को संख्या से गुणा करते और बिना संख्या को बिना संख्या से गुणा करेंगे, कि चर को चर से और अचर को अचर से। तो -4 और 7 गुणा हो जाएगा और p को p से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा। और यहाँ पर है आपके p इंटू पी। तो p आधार समानुपात पे घातें जुड़ती है तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 28 माइनस के और p स्क्वायर, तो 28 माइनस के और p स्क्वायर इसका उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 7 में दे रखा। तो यही इसका जो करेक्ट आंसर वो रहेगा। इसका प्रोडक्ट याद करें इन दोनों का, तो मल्टीपल कर देंगे इनको, और बेस इक्वल है तो आपकी जो पावर ऐड हो जाती है। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि 2 की घात 3 और 2 की घात 4, ठीक है, और 2 की घात 3, 2 की घात 5 और एक आपके है 2 की घात 2, ठीक है। इसका उत्तर कितना आएगा, कमेंट करके आपको आंसर बताना है। ठीक है, इसका उत्तर कितना आएगा, कमेंट करके आपको आंसर बताना है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है -4 की घात -2। ये दे रखा आपके -4 और उसकी घात -2। जब भी किसी संख्या की घात माइनस में होती है तो उसको 1 के बटा में लिखने पे प्लस की हो जाती है, ये प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी घात माइनस में तो उसको 1 के बट्टे में लिखेंगे। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ उत्तर आएगा आपके 1 बटा -4 की घात, इसकी घात प्लस में हो जाएगी। ये इसके आगे वाला ये प्लस माइनस चेंज नहीं होगा, इसकी घात चेंज हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटा -4 का स्क्वायर, -4 इंटू -4 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा। तो 1 बटा 16 इसका उत्तर आएगा और वो भी प्लस में आएगा। तो 1 बटा 16 आपके ऑप्शन नंबर जो द है उसमें दे रखा है। और याद रखना, अगर घात 2 है तो ये माइनस गायब हो जाता है। ठीक है, ये माइनस गायब हो जाएगा, इसके साथ में वापस माइनस नहीं आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स वाला उत्तर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको इसका जो मान ज्ञात करना है। तो -4/5 इंटू 3/7, इसमें क्या करेंगे, गुणा करना है इसमें आपके। तो गुणा जब भी करना हो, ये परिमेय संख्या को गुणा है, तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर से गुणा कर लेते हैं और नीचे वाले को नीचे से गुणा कर लेते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -4 इंटू 3 और बटे में आएगा आपके 5 इंटू 7। अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा होता है। तो -3 और 4 गुणा होगा तो -4 × 12 हो जाएगा और 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो कितना आएगा, -12/35 आएगा। अगर कोई संख्या कटती है तो उसको काट देते हैं, लेकिन इसमें देखो कोई भी संख्या कभी भी नहीं, इससे किसी से भी नहीं कट रही है, तो हम इसको नहीं काटेंगे, डायरेक्ट इसका गुणा करके लिख लेंगे। यही अगर भाग में होती ऐसे, जैसे आपकी ये संख्या आ जाती कि 5/2 भाजक 3/4, इसका उत्तर कितना होगा। तो इसका उत्तर निकालने के लिए हम इसको भाग को गुणा में चेंज करेंगे। तो भाग को गुणा में चेंज करने के लिए 5/2 ही लिखेंगे। ठीक है, और इस भाग को बदलेंगे गुणा में, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाता है, तो 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, इस 2 के पार से 2 एक बार कट जाएगा और 4 कटेगा इसमें 2 बार। अब कोई नहीं कट रहा है तो इसको अपन गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10, तो 5 इंटू 2/3 इंटू 1 या 1 इंटू 3, तो 5 दूनी 10/3 इसका उत्तर आएगा। इस प्रकार से आपको इसका आंसर वो ज्ञात करना होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके 10 है, इसमें आपको समीकरण का हल करना है। तो समीकरण को हल करने के लिए पक्षांतर करेंगे।
तो इसमें आपके समीकरण में x को x की तरफ ले जाएंगे और बिना x को बिना x वाली की तरफ ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके 4x और प्लस में आपके 3 और बराबर में आपका 6 + 2x। तो प्लस के 2x को 4x की तरफ ले आएंगे तो यहाँ इधर कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2x और बराबर में ये 3 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 6 - 3 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2x बचेगा और बराबर में 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। x का मान ज्ञात करना है तो 3 का इसमें भाग लग जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके, x बराबर 3/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पक्षांतरण करके इसका आंसर बताना है। अच्छा, इसमें जो आपकी ये दे रखा है ये बराबर से इस वाली जो साइड को, ये पूरा आपके एक समीकरण है। तो बराबर के ये जो बराबर का निशान है इसको कहा जाता है समता चिन्ह, इसको इक्विवेलेंट साइन कहा जाता है, इसको समता चिन्ह कहा जाता है। और बराबर से इस वाली साइड को कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड। ये होते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जिसको अपन बायां पक्ष कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, बायां पक्ष कहा जाता है। और बराबर से इस वाली साइड को कहते हैं राइट हैंड साइड, ये होती है हमारी राइट हैंड साइड और इसको कहा जाता है दायां पक्ष। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपकी ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 11 की मानवी एक घनाभ बनाती हैं जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी। तो एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो देखो, जब भी आपको घन बनाना होगा तो इसमें 5 इसके जो 3 के जोड़े बनने चाहिए। तो कितने घन हैं इसमें आपके, 5 × 2 × 5 है। अब 5 का भी जोड़ा 3 के इसमें आपके जोड़े बनाने पड़ेंगे और 2 के भी 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो 5 तो 2 बार, एक बार 5 और चाहिए और 2 एक बार ही है, तो इसमें आपके 2 बार और लगाने पड़ेंगे। तो ये इसका उत्तर आपके हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा हम इसमें गुणा कर रहे हैं, ठीक है, 5 को 2 को और 2 से, तो ये इतने घनाभ की आवश्यकता और पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो कितने घनाभ की आवश्यकता पड़ेगी, 20 घनाभ की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, 20 घनाभ की क्या हो जाएगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपको इसमें लिखना है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा क्वेश्चन है वो अच्छे से सोल्व करना है। फिर आपके अगला प्रश्न ये 12वां क्वेश्चन है कि कोई वस्तु है जो 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई, तो GST जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य कितना होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो माना कि जो वस्तु का मूल्य है, माना कि वस्तु का मूल्य 100 रुपये है। वस्तु का मूल्य कितना है, वस्तु का मूल्य वो हो जाएगा आपके 100 रुपये। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके वस्तु का मूल्य बराबर 100 रुपये। अब आपको क्या करना है, इसमें GST जोड़नी। तो GST कितनी है, तो GST हो जाएगी आपके इसमें 18%। 18% का मतलब क्या होता है, 100 रुपये की कोई GST वस्तु है तो उस पर 18 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, तो 100 रुपये में 18 रुपये और जोड़ने के बाद में इसका जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 18 और जोड़ेंगे तो 118 हो जाएगा। तो GST जोड़ने के बाद वस्तु का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 100 + 18 बराबर 118 रुपये हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे याद करना है कि GST लगने से पहले कितना मूल्य था। तो 118 रुपये की वस्तु GST लगने से पूर्व मूल्य कितना है, 100 रुपये था। तो 1 रुपये अगर GST सही तरीके मूल्य है तो उससे पहले मूल्य कितना हो जाएगा, 100/118 हो जाएगा। और वस्तु का मूल्य 1239 है, ये GST लगने के बाद में। तो GST लगने से पूर्व इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 100/118 × 1239। इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, इन दोनों को गुणा करके भाग लगा देंगे 118 का, तो हमारा जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा, 1050 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका आंसर ये निकालना है। GST का पूरा नाम क्या होता है कमेंट करके आपको बताना है, और ये भारत में कब लागू की गई थी इसका भी उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आपकी किताब में दे रखा है GST क्या होता है, कितनी तारीख को लागू हुई थी पूरे भारत में, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपके अगला प्रश्न ये, इस कथनों को पढ़ करके सत्य असत्य का निशान लगाना है। तो किसी भी घात A है और उसकी घात A है, आधार A है और उसकी पावर अलग अलग है, तो घात समान होने पे भाग में घातें जुड़ जाती, इसमें घट जाती है और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो अगर ये भाग में है तो घातें घटेगी इसमें, तो यहाँ पर तो जोड़ कर रखी, इसका मतलब ये असत्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये भाग में है तो इसकी घातें घटती हैं, A की घात m - n होता है। ठीक है, ये होना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला आपके असत्य हो जाएगा। और यहाँ पे घातें जुड़ी, इसका मतलब ये गुणा में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A की घात m × A की घात n होता है। ये नीचे वाली संख्या को आधार कहते हैं और ऊपर वाली संख्या को घात कहते हैं। तो ये बेस हो जाएगा और ये इसकी पावर हो जाएगी। तो बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, याद रखना मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट है फिर आपके अगला क्वेश्चन है ये कि 2 की घात -3 है, तो इसका उत्तर 1/8 होगा। तो देख लेते हैं, किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में है ऐसे, तो उसको 1 के बटे में लिखने पे उसकी घात प्लस में हो जाती है। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा, 1/8
m की घात 1/a की घात m हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा -3 है इसकी घात, इसको 1 के बटा में लिख के प्लस में लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 8 होता है। तो इसका जो फाइनल उत्तर वो कितना आएगा आपके, 1/8 आएगा। और ये बिल्कुल 1/8 ही दे रखा है, इसका मतलब ये सत्य है। अगला प्रश्न आपके है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका उत्तर हमेशा 1 होता है। तो ये बिल्कुल आपके सत्य हैं। किसी भी संख्या की घात 0 है तो इसका उत्तर हमेशा 1 ही आता है। तो ये वाला उत्तर आपके बिल्कुल करेक्ट इसमें दे रखा है। और फिर आपको इसको मानक रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड वैल्यू लिखनी है इसकी। तो मानक रूप क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट लगता है वो संख्या के एक अंक छोड़ के लगता है। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 और 6 के बीच में लगेगा ऐसे। तो यहाँ पॉइंट लाने के लिए हम इधर आ रहे हैं तो ये माइनस में जाएगा, और इधर आ रहे तो वो प्लस में जाएगा। तो ये 1, 2 और 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 × 10 की घात -3 आएगा। ये क्या आएगा, 10 की घात -3 आएगा। इधर जा रहे पॉइंट, इधर जाएगा तो फिर आपका माइनस में आएगा, और इधर जाएगा पॉइंट तो प्लस में आएगा। तो ये इधर आने के कारण ये इसका पॉइंट माइनस में आएगा इस घात, और यहाँ पर जो माइनस के 3 आएंगे। ये तो कह रहा है कि 1.6 × 10 की घात 4 है, जो कि आपके असत्य हो जाएगा। आपको ये जो संख्या मैं आपके लिख के बता रहा हूँ, ये 1, 2, 3, ठीक है, ये जो संख्या लिखी हुई है इसको आपको मानक रूप में लिख के बताने कि इसका जो मानक रूप है वो कितना होगा। फिर आपके एक प्रश्न और देता हूँ मैं आपको, उसका भी उत्तर आपको कमेंट करके बताना कि मान लो किसी संख्या की घात 0 है तो उसका उत्तर हमेशा 1 होता है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना है कि 1 की घात 0, 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0, इसका उत्तर कितना आएगा। ठीक है, एक तो ये कमेंट करके बताना है, एक आपके ये बताना है कि 1 की घात 0 × 2 की घात 0 × 3 की घात 0, इसका उत्तर कितना आएगा। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इसमें देख सकते हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मार्क ट्रू एंड अगेंस्ट ट्रू फॉल्स। तो इसमें आपको ये आपके इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला तो आपके फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है, और थर्ड वाला भी ट्रू है, और फोर्थ वाला आपके फॉल्स हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल के फलकों का जो क्षेत्रफलों का योगफल बराबर होता है। तो ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके फलकों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कैसा हुआ ये आपको बताते हैं। जैसे एक आपका है जो ये घन है, एक क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब जो होता है वो स्क्वायर से बनता है, ठीक है। घन जो होता है वो वर्ग से बनता है। तो ये कह रहा है कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 × भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर। और इसके फलक कितने होते हैं, इसके पृष्ठ कितने होते हैं, तो इसके फलक होते हैं 6 फलक, और एक फलक क्या है, एक वर्गाकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके फलकों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो इसको 6 बार जोड़ेंगे, तो 6 बार जोड़ेंगे तो इसका जो उत्तर आ जाएगा। तो इसका जो टोटल क्षेत्रफल होगा वो 6 बार हम भुजा स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 6 × भुजा स्क्वायर के बराबर आता है। तो ये बिल्कुल आपके सत्य हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आपका ये है कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो 6 × भुजा स्क्वायर इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। कितना है, भुजा क्यूब है। तो ये दोनों सूत्र आपको अच्छे से याद करना है। एक तो 6 × भुजा स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का, और एक घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो आपको क्या करना है, एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। अगर भुजा का मान 6 सेंटीमीटर है, भुजा बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा वो आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही इस घन का आयतन कितना आएगा वो भी आपको कमेंट करके बताना है। तो उत्तर निकालने के बाद में आपको क्या नज़र आता है दोनों उत्तर में, वो भी आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न फिर आपके ये कि 1 लीटर में कितना होता है, तो 1 लीटर में 1000 घन सेमी के बराबर होता है। तो 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी हो जाएगा। और आपको कमेंट करके बताना है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं वो भी आपको कमेंट करके बताना है। किसी भी अगला प्रश्न आपकी कि किसी ठोस द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, तो किसी ठोस द्वारा जो घेरा गया स्थान है इसको अपन आयतन कहते हैं या फिर क्षेत्रफल कहते हैं। तो आपको इसमें जो ऑक्यूपाइड आपको बताना है स्पेस, तो वो क्या कहलाता है इसके बारे में वो पूछा जा रहा है। तो उसको कहा जाता है आयतन। किसी ठोस द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है उसको आयतन वॉल्यूम कहा जाता है। इसका उत्तर क्या करेंगे, आयतन करेंगे। तो इसमें क्या आंसर आएगा आपके, आयतन आंसर आएगा। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। फिर आपके अगला प्रश्न जिसमें आपको मिलान करना है ये, तो आइए इसको भी हम सोल्व करके
अच्छे से आपको समझा देते हैं। तो ये दे रखा आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते तो इसका उत्तर 0 ही आता है, एक तो ये याद रखना है। तो ये तो 0 वाला तो 0 से मिलान हो जाएगा 4 से। फिर a को गुणा करना है b प्लस c प्लस d से। ये वितरण नियम है। ये कौन सा नियम है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये आपके वितरण नियम के अनुसार ये a इन तीनों से गुणा हो जाएगा। तो ये क्या होगा? a इंटू बी, a इंटू सी और a इंटू डी। तो ये हो जाएगा ए बी, ए सी और ए डी। इसका उत्तर आपके दूसरा ऑप्शन सही होगा। x प्लस वाई माइनस 5, इसको गुणा करेंगे 5xy से। तो ये 5xy x से गुणा होकर ये बन जाएगा आपके 5x² तो 5x² आपके कहाँ दिखाई दे रहा है? आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। ऐसा आपको मिलान कर लेना है। फिर ए बी सी ए, तो ये हो जाएगा आपका a² BC प्लस ABC को b से करेंगे तो AB² C और ABC को c से करें तो ABC का स्क्वायर। तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो इसको ए से मिलान करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा जो मिलान करके लिखना है। फिर आपके अगला प्रश्न ये 16वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक कंपनी निर्माता कंपनी की वर्षों में की गई बिक्री बता रखी है। आपको पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर x अक्ष पर 1 सेमी बराबर आपका जो 1 हो जाएगा। और इसमें आपके देखो ये थोड़ा सा ग्राफ है वो इसमें कटा फटा है। तो यहाँ पे आपको वर्ष बताना है। ठीक है, 2012 में कितनी बिक्री थी? ठीक है, 2013 में तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ 14, यहाँ 15 और यहाँ पे 16 है। तो ये ग्राफ आपके इस प्रकार से, तो यहाँ पर आएगा 2012, 2013, 2014, 2015 और ये 2016। इधर 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक सेंटीमीटर के बराबर में 2 करोड़ हैं। और इधर 1 साल के बराबर में 1 सेंटीमीटर के बराबर में 1 वर्ष है। तो यहाँ पर आपको 2012 में बिक्री बतानी है। तो 2012 में बिक्री कितनी? 4 करोड़ है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 4 करोड़। नेक्स्ट है फिर आपके 2016 में बिक्री कितनी थी? तो 2016 में बिक्री थी, ये 2016 की बिक्री है 8 के ऊपर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 करोड़। तो इसका आंसर आएगा आपके 8 करोड़। 2012 और 2013 में बिक्री का अंतर कितना है? तो 2012 में और 2013 में, 2012 में था 4 और 2013 में था 8। तो 8 में से 4 को घटाएंगे तो इसका अंतर कितना आएगा? 4 करोड़ इसका अंतर आएगा। तो इसका जो उत्तर आएगा आपके 4 करोड़ अंतर। अच्छा, 4 में से 8 में से 1 मिनट, ये 7 है यहाँ पे, 8 नहीं, यहाँ पे 7 है। तो इसका उत्तर 7 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे अंतर 3 करोड़ आएगा। तो इसका जो उत्तर है 3 करोड़ का अंतर। फिर आपकी सबसे अधिक बिक्री किस वर्ष में हुई? तो सबसे जो बड़ा ग्राफ है वो 2015 का है। तो सबसे बिक्री ज़्यादा हो आपकी 2015 में कितनी है? तो 10 की है। तो इसका जो उत्तर आपके 2000, तो सबसे अधिक बिक्री 2015 में हुई थी। कितनी की हुई थी? तो यहाँ पे 10 आपको इसमें याद रखना है। तो ये 2015 में 10 की। आपको बताना है कि सबसे कम बिक्री, इसमें आपकी जो सबसे कम बिक्री वो किस वर्ष में हुई थी? सबसे कम बिक्री कौन से वर्ष में हुई थी, ये बताना। फिर आपके अगला प्रश्न है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है, जिसमें जो सबसे छोटी संख्या वो 2 है, 12 है। तो पाइथागोरस त्रिक जो होती है उसमें आपकी ये होती है, एक तो 2m होता है, एक दूसरी जो संख्या हो जाएगी आपकी, तो एक तो 2m होती है और एक m² - 1 होती है एक संख्या, और एक संख्या होती है आपके m² + 1 होती है। तो सबसे छोटी संख्या है आपके 12। तो इसमें हम किसी भी संख्या की इसको बराबर लिख के m का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो 2m है इसके बराबर में लिखते हैं हम इसमें 12। तो m का मान कितना आ जाएगा? m का मान आएगा आपके 12/2, यानी कि m का मान कितना आ जाएगा? आपके 6 आ जाएगा। तो m के मान को आपको इस समीकरण में भी आगे भी रखना है। तो इसका मतलब ये m का मान 6 आ गया, तो यहाँ 6 लिखेंगे। तो ये हो जाएगी आपकी m², यानी कि 6 का स्क्वायर - 1, तो 36 - 1 बराबर हो जाएगा 35। और 1 लिखना है आपको 6 का स्क्वायर + 1, तो 6 का स्क्वायर + 1, तो ये हो जाएगा आपका 36 + 1, जो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो ये तो m है, तो ये 2m कितना हो जाएगा? 6 और 2 गुणा होगा तो 6 दूनी 12, तो 3 संख्या हो जाएगी इसमें 12, 35 और 37। तो ये 2 × 6 = 12 आएगा। तो संख्या 3 कौन कौन सी हो जाएगी? 12, 35 और 37। ये 3 संख्या आपके इसमें पाइथागोरस त्रिक में आती हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन नंबर आपके 18 है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक टीवी 21,000 रुपये में ख़रीदा गया और 1 वर्ष बाद में इसका जो टीवी का 5% अवमूल्यन हो गया।
तो 1 वर्ष बाद में इसका मूल्य कितना होगा। तो अवमूल्यन हो रहा है तो इसका जो मूल्य है वो घट रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको इसमें टीवी का जो क्रय मूल्य वो देखना है, टीवी का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा इसमें 21,000, और इसमें अवमूल्यन कितना हो रहा है ये, तो अवमूल्यन जो हो रहा है आपके 5% हो रहा है, यानी कि ये कमी हो रही है। तो टीवी का जो मूल्य है उसको 5% कमी हो रही, तो आपको इसमें 5% ज्ञात करके कम करना है। तो 1 वर्ष बाद में जो इसका मूल्य वो ज्ञात करना है, तो अवमूल्यन ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 21,000 का 5% ज्ञात करना है। तो 21,000 का 5% कितना हो जाएगा, 21,000 इंटू 5 और बटे में आएगा आपके 100। इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे, 210 और 5 बचेंगे। ठीक है, तो 210 और 5, तो 210 को गुणा करेंगे 5 से, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 210 का 0, 5 और 10, तो 1,050 रुपये की कमी आ जाएगी। तो अवमूल्यन कितना हो जाएगा, 1 वर्ष बाद इसका जो मूल्य होगा वो कमी कितनी हो जाएगी, तो कमी जो होगी इसमें वो हो जाएगा आपकी 1,050 रुपये की। और उसको ख़रीदा कितने में, इसको ख़रीदा था आपके 21,000 रुपये में। तो 1 वर्ष बाद इसका जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष बाद जो मूल्य है, 1 वर्ष बाद मूल्य वो कितना हो जाएगा, 21,000 माइनस में 1,050, इसमें से 1,050 माइनस करेंगे तो 0, ये तो हो जाएगा आपके 50, फिर आपके 9, ये तो 19,950 रुपये इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न फिर आपके ये कि एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी वस्तुएं 54 दिन में बनानी हो तो कितनी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इसमें मान लेंगे कि माना कि जो निश्चित वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए x मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आपको वस्तुएं 54 दिन में बनानी है, तो वस्तुएं 54 दिन में बनानी है, तो 54 दिन में बनाने के लिए कितनी वस्तुओं की आवश्यकता, कितने दिनों की आवश्यकता पड़ेगी, x मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो x मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें x मशीनें ले लेंगे। ठीक है, x मशीनों की आवश्यकता रहेगी। तो हमें क्या करना है, इसमें आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल बना लेनी है। आपकी ये अनुपात समानुपात वाला है, यहाँ लिखेंगे मशीनों की संख्या, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे दिन की संख्या। क्या लिख लेंगे, दिन की संख्या। मशीनें कितनी हैं, 42 है, तो और कितने दिन लग रहे, 63 दिन लग रहे। इसी प्रकार से मशीनें x ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम 54 दिन में बना लेंगे। तो 54 दिन में बनाने के लिए x मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमें इसमें देखना है कि अनुपात कैसा है, तो ये हमारा प्रतिलोम अनुपात है। मतलब मशीनों की संख्या अगर बढ़ेगी तो दिन कम लगेंगे, और मशीनों की संख्या अगर घटेगी तो दिन ज़्यादा लगेंगे। तो अनुपात कैसा है, ये प्रतिलोम अनुपात है। यहाँ लिखना पड़ेगा, ये प्रतिलोम अनुपात है। तो प्रतिलोम अनुपात होने के कारण इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, इनको गुणा कर लेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे और इनको भी गुणा कर लेंगे बराबर में। तो ऐसा प्रतिलोम अनुपात होगा तो ऐसा सीधा गुणा कर लेंगे इनको। तो ये हो जाएगा आपके 42 इंटू 63 बराबर में आ जाएगा आपके 4 इंटू 54। तो 54 का इधर भाग चला जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपके 42 इंटू 63 और बटे में आएगा आपके 54। तो 63 और 54 को काट देंगे, ये आपके संख्या जो कट जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे काट देते, जिससे इसको 54 और 63 को काट, या फिर 54 और 42 को काट देते 6 के पार्ट से। तो ये कटेगा आपके 7 बार, और ये कटेगा आपके 6 के पार्ट से 9 बार। 9 के पार्ट से 6 एक बार कटेगा, और इससे 9 के पार्ट से 9 एक बार कटेगा, और 63 कट जाएगा 7 बार। तो इधर तो 7 हो, इधर भी 7 हो, 7 इंटू 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 7 49 मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 49 मशीन इसका उत्तर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस समीकरण को व्यंजक को हल करना और x बराबर 1 लिखना है। x की जगह पे 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x कोष्टक x माइनस 3 और प्लस में 2। तो यहाँ पर आपके उत्तर x बराबर 1 लिखने पर 1 और इंटू 1 माइनस 3 और प्लस में 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 और 1 में से 2 हो जाएगा, तो 1 में से ये जाएगा 2, तो 3 जाएगा, तो माइनस के 2 बचेंगे। तो 1 इंटू माइनस के 2 और प्लस में 2, तो 1 माइनस 2 माइनस के 2 प्लस के 2 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है ये 21वां कि एक भवन 22 बेलनाकार खंभों पर है, और इसमें जो प्रत्येक खंभे की जो त्रिज्या वो 21 सेमी और उसकी ऊंचाई 6 मीटर है। तो 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसका सभी खंभों पर वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो खंभे कितने हैं, 22 है, और ये बेलनाकार है। तो बेलन का आपको वक्र प्रस्थि लगाना है।
इसको फिर 22 से गुणा करने पर 22 खंभों का आ जाएगा, और जो भी उत्तर आएगा उसको लास्ट में 8 रुपये के हिसाब से गुणा कर देंगे तो पूरा उत्तर आ जाएगा। तो उसमें बेलनाकार जो खंभा है, बेलनाकार खंभा की जो त्रिज्या है वो कितनी है, बेलनाकार खंभे की त्रिज्या, तो बेलनाकार खंभे की जो त्रिज्या है वो हो जाएगी इसमें आपके R बराबर 21 सेंटीमीटर, और ये मीटर में दे रखा है लेकिन, तो इसको भी सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.21 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 का भाग लगा देंगे। फिर इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसमें, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा इसमें आपके H बराबर ये 6 मीटर, और इसका ज्ञात करना आपको बेलन का वक्रप्रस्थीय क्षेत्रफल या फिर 22 बेलनों का वक्रप्रस्थीय क्षेत्रफल। तो 22 बेलनों का वक्रप्रस्थीय क्षेत्रफल है, तो इसमें हम क्या करेंगे 22 इंटू एक बेलन का, तो एक बेलन का क्या होता है 2πr/h होता है, तो हम पे 2πr/h लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके 22 इंटू 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान है 0.21 इंटू h का मान इसमें 6, इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आएगा आपके 100, और 7 के बाद से 21 कटेगा ये 3 बार। अब ये तो 22 बेलनों का आपके जो संपूर्ण प्रस्थीय क्षेत्रफल मतलब वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल आया है। इसमें क्या करना है फिर हमें 8 रुपये के हिसाब से इसको पेंट करवाना है, तो इसको अपन 8 से और गुणा करेंगे तो इसका जो खर्च है वो कितना आ जाएगा, तो 22 खंभों का या 22 खंभों का खर्चा आ जाएगा इसमें आपके, 22 खंभों का जो खर्च है वो कितना आएगा इसमें आपके, 1 वर्ग मीटर का कितना है 8 रुपये है, तो 8 इंटू 22 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा आपके 22, ठीक है, और इंटू में 3 इंटू में 6 और बटे में आएगा आपके 100। इन सब को गुणा करके फिर आपको क्या करना है 100 का भाग लगा दें, तो सबको गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आपके सबको गुणा करने के बाद इसका आंसर आएगा आपके 1393, इसका उत्तर आएगा आपके 1393 और 92, और बटे में आएगा आपके 100, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 1393.92 इसका जो फाइनल उत्तर है वो आएगा इसमें। अगला प्रश्न ग्राफ का आएगा आपके, इसमें आपको ग्राफ बनाना है, इस बार ग्राफ 4 नंबर का आएगा आपके, तो ये ग्राफ आएगा इसमें आपके, ग्राफ बनाना आसान है, एक ऊपर वाली लाइन को हम x अक्ष पे ले लेंगे और नीचे वाली लाइन को y अक्ष पे ले लेंगे, और इसमें कितने कितने का गैप है, एक का गैप है, तो x अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष ले लेंगे, और y अक्ष पे ये कितने का इसमें आपके, तो ये संख्या 120 तक 150 तक ले जानी है, तो फिर आपको इसमें अलग अलग पैमाना इसमें लेना पड़ेगा, 10-10 के रूप में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा इधर आपके 2013, 14, 15, 16, 17, और इधर आपके जो 10-10 के रूप में 160 तक ले लेंगे। 2013 में कितना है 80 है, तो 2013 का कितना हो जाएगा 80 पे चला जाएगा। 2014 में कितना है, तो 2014 में है 100, तो 100 कितने कहाँ पे होगा, ये 100 हो जाएगा आपके, ये पूरा 2014 वाला 100 के ऊपर, तो इसको हम 100 से इसको मिलान कर देंगे ये वाला पॉइंट। 15 में आपके हैं 150, तो यहाँ आ जाएगा, और 16 में आपके 120, तो ये आपके यहाँ आ जाएगा। फिर इन तीन सबको आपस में क्या करना है मिलान कर लेना है, तो ये आपके जो ग्राफ है वो बनेगा। फिर इसका अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर आपके 23 से लगा के 25 तक वो निबंधात्मक प्रश्न होंगे और 8-8 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इसमें आपको इनका क्या करना पड़ेगा, इस 23वें प्रश्न में आपको इनका जो कोण बनाना है, ठीक है, इसका आपको पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको इसमें कोण ज्ञात करना पड़ेगा कि इसका जो कोण है वो कितना आएगा। तो कोण ज्ञात करने के लिए आपको इसका भाग निकालना पड़ेगा कि इसका जो प्रत्येक का भाग कितना आएगा। तो प्रत्येक का भाग ज्ञात करने के लिए टोटल कितना है 7200, वो नीचे लिखना है, और जो जिसका भी भाग कोण ज्ञात करना उसको ऊपर लिखेंगे। जैसे क्रिकेट बैट का कितना है तो 3200, तो 3200 ऊपर लिखेंगे और इसको 360 से गुणा कर देंगे। ये आपके कट जाएगा ये 1 बार, और ये कट जाएगा आपके 2 बार, यानी कि 20 बार। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 320 बचेंगे और बट्टे में 2 बचेंगे, तो 2 का भाग देंगे 320 में, जो कि 160 बार जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये वाला करना है वॉलीबॉल का। तो इसमें आपकी जो कोण ज्ञात करेंगे तो ये पूरा जो कोण है वो आपकी कितना आ जाएगा 7200, और ऊपर आएगा आपके इसका 800 फुटबॉल का, और इंटू में है 360। 1 बार कटेगा और ये आपके 20 बार कटेगा, 0 से 0 कटेगा, और ये 2 का भाग 80 में 40 बार जाएगा। तो ये सभी कोण ज्ञात करेंगे तो इस प्रकार से कोण आ जाएगा, और फिर आपको ये इसका जो आयत चित्र वैसे बना लेना। बीच में आपको लाइन खींच के पूरा जो इसमें 120 का या 60 का 180 का या जो जितने भी आपके कोण इन सभी को आपको इसमें बना लेना है। मैं आपकी एक प्रॉपर वीडियो इसका जो अलग से आपके बना दूंगा, जिसमें कि आपके जितने भी पाई चार्ट वाले क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा, ताकि आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन आएगा तो वो आपके गलत नहीं होगा।
चाहे आपके ये वाला पाई चार्ट है तो ये भी आपके पाई चार्ट में आपको अच्छे से समझा दूंगा किस प्रकार से इसको आपको हल करना है। तो इसमें आपको कोण निकालना है जैसे, तो ये भी कोण आपको ऐसे ही ज्ञात करना है। इसमें इसका कोण ज्ञात करने के लिए संपूर्ण का भाग और आपकी केंद्रीय कोण इसमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये की टेबल दे रखी है, इसका संपूर्ण का भाग निकालेंगे। तो यहाँ निकालेंगे संपूर्ण का भाग, संपूर्ण का भाग, और फिर आपको इसमें निकालना है केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण निकालेंगे और यहाँ संपूर्ण का भाग निकालेंगे। तो संपूर्ण का भाग कितना हो जाएगा, 6 ये 8/24 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, ये 24। इसकी जोड़ करेंगे तो ये ऊपर आएगा 8 और बटे में आएगा 24, जो कितना हो जाएगा 1/3 आएगा। अब 1/3 को गुणा करना है 360 से, तो इसका केंद्र का कोण आ जाएगा जो कि 120 आएगा। इसका उत्तर 120 आएगा। तो नींद वाला जो कोण है वो 120 का आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको विद्यालय का निकालना है। तो विद्यालय में 6 घंटे, तो 6/24 बराबर 1/4 आएगा। तो 1/4 को गुणा करना है 360 से, ये कितना आएगा आपके 90 आ जाएगा। तो विद्यालय का कोण कितना आएगा, 90 आएगा। तो ये प्रॉपर आपका जो पूरा डायग्राम बना के इसको अच्छी प्रकार से इसको एक सर्कल बनाएंगे और सेंटर में इसका लेना आपको एक लाइन खींचनी है, और यहाँ कोण बनेगा आपके सबसे पहले 120 का। तो ये 120 का कोण बन जाएगा ये। फिर इसके बाद में 90 का कोण बन जाएगा ये। 90 के बाद में दूसरा जो कोण है वो 60 के 2 कोण बन जाएंगे। 60 का कोण, 60 का कोण और एक कोण आपके 30 का बन जाएगा। और इस प्रकार से आपको नींद, विद्यालय, ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण की माप बराबर है तो इसके सभी कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें सभी जो कोण है इनको निकालने के लिए यहाँ पे मान लेंगे कि इसका जो प्रत्येक कोण है वो x डिग्री का है। आसन कोण का मान मतलब लगातार जो कोण है वो इनको आसन कोण कहा जाता है। इससे पहले आपको मैं ये वाला समझा देता हूँ कि इसमें ये वाले कोण कैसे हैं। तो इसमें ये जो होता है कि एक समांतर चतुर्भुज है हेल्प, जिसमें कि ओ ई बराबर 4 सेंटीमीटर, ये ओ ई 4 सेंटीमीटर है, और एच ई है जो एच एल जो है पी से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो एच एल जो है वो पी से 5 सेंटीमीटर अधिक है, ये आपको लिखना है। और फिर इसमें आपको ओ एच का मान ज्ञात करना है कि ओ एच कितना आएगा। तो इसमें आपको ये ज्ञात करना है कि पी कितना है। तो पी का मान इसमें आपके दे रखा है, ये आपके हो जाएगा 8, क्योंकि ये ओ ई का मान कितना है 4 है। तो 4 और ये 4, तो ये आपके पूरा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक है जो 4, तो ये 4, तो टोटल हो जाएगा आपके 8। तो कुल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 5 है इसमें, तो 8 और 5 13। तो एच एल कितना हो जाएगा, एच एल हो जाएगा आपके 13 हो जाएगा, 8 5 13। अब आपको इसमें ओ एच ज्ञात करना है। तो ओ एच आधा ही ज्ञात करना है, तो 13 का जो आधा है वो कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। फिर आपकी ये वाला जो इसमें डायग्राम बनेगा, इसमें ये भी मैंने आपको पहले वैसे जो इससे पहले वाले पेपर में बता रखा, उसमें से आपको इसको और समझ लेना है। फिर आपका नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है ये, इसमें आपके गुणनखंड ज्ञात करने। तो जैसे x² + 7x + 12, तो 7 के टुकड़े करेंगे, ये हो जाएगा आपका x² + 7x + 12। तो 7 के टुकड़े हो जाएंगे 4 और 3, जिनको जोड़े घटाएं तो 12 आ जाए। तो ये x² + 4x + 3x + 12, x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x + 4, इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x + 4। तो x + 3 और x + 4 इसके दो जब गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये वाला करना है, x² - 8x और प्लस में 16, तो x - 4 और x - 4, ये 2 बार आ जाएगा। तो x - 4 x - 4 इसको 2 बार यहाँ पे लिख लेंगे। तीसरा है आपके ये 16 वाला, तो ये 16 वाला को क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा a² - b² यानी कि a + b a - b। तो y² - 4 और y² + 4, ये जो y² - 4 इसको वापस क्या लिखेंगे y² - 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 होता है, तो y + 2 y - 2, और ये y² + 4 हो जाएगा। फिर आपका इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या करना है गुणनखंड करना है, फैक्टराइज करना है इसको। तो ये हो जाएगा q², तो 10 का क्या हो जाएगा 7 और 3, और 7 के 21 हो जाएगा। तो q कॉमन लेंगे तो इसमें q - 3 बचेगा, और 7 कॉमन लेंगे तो q - 3 बचेगा। तो q - 3 और q - 7 ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। फिर आपके ये वाला p² - + 6p - 16, तो 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो p कॉमन निकालेंगे तो p + 8, और इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके p + 8। तो p + 8 और p - 2 इसके गुणनखंड रहेंगे। सेम इसी प्रकार से आपका ये वाला हो जाएगा। और इस प्रकार से मैं जो इसका जो फुल जो डिटेल सॉल्यूशन है और भी आपकी जो पेपर्स होंगे उनको आपके करवा दूंगा, और ताकि आपका जो कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा।
ऐप के ऊपर आपके जो टेस्ट दे रखा है उनको ज़रूर देना, और इसकी PDF आपको अपने ऐप के ऊपर उपलब्ध है, आप ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जिस प्रकार से इन बच्चों ने कमेंट किया, आपको भी अगले वीडियो में इसी प्रकार से आपका नाम लिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। आपके और भी वीडियो आने वाले हैं, उनको अच्छी प्रकार से आपको सोल्व करना है।